धारा 26 कब तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। यह धारा उन परिस्थितियों को बताती है जिनमें एक न्यायालय किसी दस्तावेज या चीज की तलाश के लिए या किसी सामान्य तलाशी या निरीक्षण के लिए तलाशी वारंट सर्च वारंट जारी कर सकता है। एक, जहां सरल शब्दों में तलाशी वारंट इन स्थितियों में जारी किया जा सकता है। ए, किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति को धारा 24 के तहत समन आदेश या धारा 45 की उपधारा 1 के तहत अनुरोध संबोधित किया गया है या किया जा सकता है, वह ऐसे समन या अनुरोध द्वारा आवश्यक दस्तावेज या चीज का उत्पादन नहीं करेगा या नहीं करेगा। या ओ पहला कारण, अगर अदालत को यह मानने का कारण है कि जिस व्यक्ति को दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए समन धारा 54 या डाक से संबंधित चीज के लिए अनुरोध धारा 25(1) भेजा गया है या भेजा जा सकता है, वह व्यक्ति उस चीज को पेश नहीं करेगा, यानी अदालत को लगता है कि व्यक्ति सहयोग नहीं करेगा। बी, ऐसे दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को झात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है। या ओ दूसरा कारण, अगर अदालत को पता ही नहीं है कि वह दस्तावेज या चीज किसके पास है, यानी व्यक्ति अज्ञात है या उसकी पहचान नहीं है। सी, न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के तहत किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों की पूर्ति एक सामान्य तलाशी या निरीक्षण द्वारा की जाएगी। ओ तीसरा कारण, अगर अदालत को लगता है कि किसी जांच, विचारण या अन्य कानूनी कार्यवाही के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक सामान्य तलाशी या निरीक्षण, जनरल सर्च और इंस्पेक्शन की जरूरत है, यानी किसी खास चीज की नहीं बल्कि कुछ भी मिल जाए, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट निर्देशित है, वह उसके अनुसार और इसमें इसके बाद दिए गए प्रावधानों के अनुसार तलाशी या निरीक्षण कर सकता है। ओ इन तीनों में से कोई भी एक स्थिति होने पर अदालत तलाशी वारंट जारी कर सकती है। ओ, और जिस व्यक्ति को वह वारंट दिया जाता है, वह उस वारंट के अनुसार तलाशी या निरीक्षण कर सकता है। दो, न्यायालय यदि वह उचित समझे तो वारंट में उस विशेष स्थान या उसके हिस्से को निर्दिष्ट कर सकता है जिस तक ही तलाशी या निरीक्षण बढ़ाया जाएगा, और ऐसे वारंट के निष्पादन के लिए नियुक्त व्यक्ति तब केवल निर्दिष्ट स्थान या हिस्से की तलाशी या निरीक्षण करेगा। सरल शब्दों में, ओ अदालत चाहे तो तलाशी वारंट में साफ साफ यह बता सकती है कि तलाशी किस खास जगह या उसके किस खास हिस्से तक सीमित रहेगी। ओ, और जिस व्यक्ति को वह वारंट दिया जाता है उसे केवल उसी बताई गई जगह या हिस्से की तलाशी या निरीक्षण करना होगा। यह तलाशी के दायरे को सीमित करने के लिए है ताकि अनावश्यक घुसपैठ ना हो। 3, इस धारा में निहित कुछ भी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा किसी भी मजिस्ट्रेट को डाक प्राधिकरण की हिरासत में एक दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट देने के लिए अधिकृत नहीं करेगा। सरल शब्दों में, ओ इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि डाक विभाग, पोस्टल अथॉरिटी के पास मौजूद किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने की शक्ति केवल जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होगी। ओ, उनके अलावा कोई और मजिस्ट्रेट ऐसा वारंट जारी नहीं कर सकता। आर्टिक संक्षेप में, धारा 26 उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जिनमें एक न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है: जब दस्तावेज चीज पेश करने से इनकार करने की संभावना हो, जब उसका स्थान अज्ञात हो, या जब मामले के उद्देश्यों के लिए सामान्य तलाशी आवश्यक हो। यह न्यायालय को तलाशी के दायरे को सीमित करने की शक्ति भी देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह डाक प्राधिकरण की हिरासत में रखी वस्तुओं की तलाशी के लिए वारंट जारी करने की शक्ति केवल वरिष्ठ मजिस्ट्रेटों, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तक सीमित करती है। धारा 57 चोरी की संपत्ति, जाली दस्तावेज आदि होने के संदिग्ध स्थान की तलाशी। यह धारा जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे स्थान की तलाशी का वारंट जारी करने की शक्ति देती है जहां चोरी की संपत्ति या कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं होने का संदेह हो। 1, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को जानकारी मिलने के बाद
और ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चोरी की संपत्ति के जमा करने या बेचने के लिए या इस धारा के तहत आने वाली किसी आपत्तिजनक वस्तु के जमा करने, बेचने या उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, या ऐसी कोई आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान पर जमा है, तो वह वारंट द्वारा कांस्टेबल के पद से ऊपर के किसी भी पुलिस अधिकारी को अधिकृत कर सकता है कि वह, सरल शब्दों में, अगर जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को किसी जानकारी और अपनी जांच के आधार पर यह लगता है कि किसी जगह का उपयोग इन कामों के लिए हो रहा है, ओ चोरी की संपत्ति जमा करने या बेचने के लिए, ओ या इस धारा में बताई गई किसी आपत्तिजनक वस्तु को जमा करने, बेचने या बनाने के लिए, ओ या ऐसी कोई आपत्तिजनक वस्तु किसी जगह पर रखी हुई है, तो वह मजिस्ट्रेट एक तलाशी वारंट जारी कर सकता है। यह वारंट कांस्टेबल से ऊपर के किसी भी पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा और उसे ये अधिकार मिलेंगे। ए, ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो उस स्थान में प्रवेश करना। ओ, जितनी मदद की जरूरत हो उतनी मदद लेकर उस जगह में दाखिल होना। बी, वारंट में निर्दिष्ट तरीके से उसकी तलाशी लेना। ओ, वारंट में बताए गए तरीके से उस जगह की तलाशी लेना। सी, वहां मिली किसी भी संपत्ति या वस्तु को कब्जे में लेना जिसके चोरी की संपत्ति या इस धारा के तहत आने वाली आपत्तिजनक वस्तु होने का उसे उचित संदेह है। ओ, उस जगह पर जो भी संपत्ति या वस्तु मिले उसे अपने कब्जे में ले लेना अगर पुलिस अधिकारी को उचित रूप से संदेह है कि वह चोरी की संपत्ति है या इस धारा के तहत आने वाली आपत्तिजनक वस्तु है। डी, ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना या अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने तक उसे वहीं मौके पर पहरा देना या अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान पर निपटाना। ओ, उस संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ओ, या जब तक अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने न ले जाया जाए तब तक वहीं मौके पर उसकी पहरा देना। ओ, या उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखना। ई, ऐसे स्थान पर पाए गए हर उस व्यक्ति को हिरासत में लेना और मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जो ऐसी किसी संपत्ति या वस्तु के जमा करने, बेचने या उत्पादन में भागीदार प्रतीत होता है, ये जानते हुए या यह संदेह करने का उचित कारण रखते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है या जैसा भी मामला हो इस धारा के तहत आने वाली आपत्तिजनक वस्तु है। ओ, उस जगह पर मिले हर व्यक्ति को हिरासत में लेना और मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो उस संपत्ति या वस्तु को जमा करने, बेचने या बनाने में शामिल रहे हों और उन्हें पता था या उन्हें संदेह करने का उचित कारण था कि वह चोरी की संपत्ति है या आपत्तिजनक वस्तु है। आपत्तिजनक वस्तुएं, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स। डो, इस धारा के तहत आने वाली आपत्तिजनक वस्तुएं हैं। सरल शब्दों में, इस धारा के तहत आपत्तिजनक वस्तुएं का मतलब है ए, जाली सिक्का, काउंटरफेट कॉइन। ओ, नकली सिक्के। बी, धातु के टुकड़े जो सिक्का अधिनियम 2011 का 11 के उल्लंघन में बनाए गए हैं या सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का बामुर की धारा 11 के तहत जारी किसी भी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए हैं। ओ, ऐसे धातु के टुकड़े जो सिक्का बनाने के कानून के खिलाफ बनाए गए हों या जो सीमा शुल्क कानून के तहत भारत में लाने की अनुमति न हो। सी, जाली करेंसी नोट, काउंटरफेट करेंसी नोट, जाली स्टैंप, काउंटरफेट स्टैंप्स। ओ, नकली नोट और नकली स्टैंप। डी, जाली दस्तावेज, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। ओ, नकली या हेरफेर किए गए दस्तावेज। ई, नकली मोहरें, फॉल्स सील्स। ओ, नकली मोहरें। एफ, भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 254 में संदर्भित अश्लील वस्तुएं, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स। ओ, भारतीय न्याय संहिता की धारा 254 में बताई गई अश्लील चीजें। जी, खंड ए से एफ में उल्लिखित किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण या सामग्री। ओ, ऊपर ए से एफ तक बताई गई किसी भी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण या कच्चा माल। सो, नडी। संक्षेप में, धारा शतनांतर मजिस्ट्रेटों को चोरी की संपत्ति या विशिष्ट आपत्तिजनक वस्तुओं के संबंध में संदिग्ध स्थानों की तलाशी और बरामदगी के लिए वारंट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।
यह पुलिस को ऐसी वस्तुओं और उनसे जुड़े व्यक्तियों को तुरंत हिरासत में लेने और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार देती है, जिससे अपराधों की रोकथाम और साक्ष्य का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। धारा 58। कुछ प्रकाशनों को जब्त घोषित करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। यह धारा राज्य सरकार को कुछ आपत्तिजनक प्रकाशनों जैसे समाचार पत्र, किताबें या दस्तावेज को जब्त करने और उनकी तलाशी के लिए वारंट जारी करने की शक्ति देती है। एक, जहां सरल शब्दों में अगर राज्य सरकार को लगता है कि ए कोई समाचार पत्र या किताब या बी कोई दस्तावेज कहीं भी छापा गया हो जिसमें ऐसी कोई सामग्री है जिसका प्रकाशन भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 122 या धारा 136 या धारा 173 या धारा 214 या धारा 285 या धारा 299 के तहत दंडनीय है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अपनी राय के आधार बताते हुए समाचार पत्र के उस अंक की प्रत्येक प्रति जिसमें ऐसी सामग्री है और ऐसी प्रत्येक पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति को सरकार के पक्ष में जब्त फॉरफिटेड घोषित कर सकती है और तत्पश्चात कोई भी पुलिस अधिकारी उसे भारत में कहीं भी पाए जाने पर जब्त कर सकता है और कोई भी मजिस्ट्रेट वारंट द्वारा उप निरीक्षक के पद से नीचे के न होने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी परिसर में प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने के लिए अधिकृत कर सकता है जहां ऐसी किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज हो या होने का उचित संदेह हो। सरल शब्दों में, अगर राज्य सरकार को यह लगता है कि कोई अखबार, किताब या कोई दस्तावेज चाहे वह कहीं भी छपा हो उसमें ऐसी कोई सामग्री मैटर है जिसे प्रकाशित करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की इन धाराओं के तहत अपराध है। धारा 122 सार्वजनिक सेवक के विधिक प्राधिकार का प्रतिरोध। धारा 126 झूठा साक्ष्य देना। धारा 177 झूठा प्रमाण पत्र जारी करना। धारा 274 अश्लील कार्य या शब्द। धारा 250 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाना या अपवित्र करना। धारा 299 धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आशय। तो राज्य सरकार एक सरकारी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके अपनी राय के कारण बताते हुए उस अखबार के उस अंक की हर कॉपी और ऐसी किताब या अन्य दस्तावेज की हर कॉपी को सरकार के पक्ष में जब्त फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट घोषित कर सकती है। इसके बाद कोई भी पुलिस अधिकारी उसे भारत में कहीं भी पाए जाने पर जब्त कर सकता है। और कोई भी मजिस्ट्रेट एक तलाशी वारंट जारी करके उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर के पद से नीचे के न होने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह किसी भी जगह प्रेमिसेस में घुसकर उसकी तलाशी ले जहां ऐसी अखबार की कॉपी, किताब या दस्तावेज हो सकता है या होने का उचित संदेह हो। पॉलस परिभाषाएं, डेफिनेशंस। इस धारा में और धारा 99 में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर और पुस्तक, बुक का वही अर्थ है जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का 25 में है। अखबार और किताब का वही मतलब होगा जो पावलट प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 में दिया गया है। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट में कोई पेंटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ या अन्य दृश्य प्रस्तुति शामिल है। दस्तावेज में केवल लिखित चीजें ही नहीं बल्कि कोई पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ या कोई भी अन्य ऐसी चीज जिसे देखा जा सके, दृश्य प्रस्तुति भी शामिल होगी। आदेश की अंतिम प्रकृति, कंक्लूसिव नेचर ऑफ ऑर्डर। 3, इस धारा के तहत पारित कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई को किसी भी न्यायालय में धारा 99 के प्रावधानों के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रश्नगत, कॉल्ड इन क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में, इस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई भी जब्ती आदेश या की गई कार्रवाई को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है सिवाय धारा 99 में बताए गए तरीके के। यानी धारा 99 इस आदेश को चुनौती देने का एकमात्र कानूनी रास्ता प्रदान करती है। संक्षेप में, धारा 28 राज्य सरकार को राष्ट्र विरोधी, सांप्रदायिक या अश्लील प्रकृति के प्रकाशनों को जब्त करने की महत्वपूर्ण शक्ति देती है।
यह प्रकाशनों को जब्त करने और उनकी तलाशी के लिए वारंट जारी करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। यह धारा समाचार पत्र, पुस्तक और दस्तावेज की परिभाषाओं को भी स्पष्ट करती है और यह भी बताती है कि ऐसे जब्ती आदेशों को केवल धारा 99 के तहत ही चुनौती दी जा सकती है, जिससे त्वरित कार्रवाई और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन बना रहे। धारा 99 जब्ती की घोषणा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। यह धारा उन व्यक्तियों को कानूनी उपचार प्रदान करती है जिनकी समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज को धारा 98 के तहत जब्त कर लिया गया है। यह उन्हें उच्च न्यायालय में इस जब्ती को चुनौती देने का अधिकार देती है। 1. किसी भी समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में कोई भी हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में धारा 98 के तहत जब्ती की घोषणा की गई है, ऐसी घोषणा के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 2 महीने के भीतर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में ऐसी घोषणा को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है, इस आधार पर कि समाचार पत्र के अंक या पुस्तक या अन्य दस्तावेज जिसके संबंध में घोषणा की गई थी में धारा 98 की उपधारा 1 में संदर्भित कोई भी ऐसी सामग्री नहीं थी। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति का किसी अखबार, किताब या दस्तावेज में कोई हित, इंटरेस्ट है और उस अखबार, किताब, दस्तावेज को धारा 98 के तहत जब्त कर लिया गया है। तो वह व्यक्ति आधिकारिक सरकारी राजपत्र, ऑफिशियल गजेट में जब्ती की घोषणा छपने की तारीख से 2 महीने के अंदर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि उस जब्ती की घोषणा को रद्द कर दिया जाए। आवेदन का मुख्य आधार यह होगा कि जब्त किए गए अखबार, किताब, दस्तावेज में ऐसी कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी जिसका जिक्र धारा 78 की उपधारा 1 में किया गया है, यानी वह सामग्री जो अपराध बनाती हो। सुनवाई और विशेष पीठ, हियरिंग एंड स्पेशल बेंच। 2. ऐसा प्रत्येक आवेदन जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, 3 न्यायाधीशों से बनी उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ, स्पेशल बेंच द्वारा सुना और निर्धारित किया जाएगा, और जहां उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश हैं, ऐसी विशेष पीठ उस उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों से बनी होगी। सरल शब्दों में, जब्ती को चुनौती देने वाले ऐसे हर आवेदन की सुनवाई, अगर उच्च न्यायालय में 3 या उससे ज़्यादा जज हैं, तो यह सुनवाई 3 जजों की एक विशेष पीठ, स्पेशल बेंच द्वारा की जाएगी। अगर उच्च न्यायालय में 3 से कम जज हैं, तो यह विशेष पीठ उस उच्च न्यायालय के सभी उपलब्ध जजों से मिलकर बनेगी। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई एक बड़ी और अनुभवी न्यायिक पीठ द्वारा की जाए। जी साक्ष्य, एविडेंस। 3. किसी भी समाचार पत्र के संबंध में ऐसे किसी भी आवेदन की सुनवाई पर ऐसे समाचार पत्र की कोई भी प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है, ताकि उसमें निहित शब्दों, चिन्हों या दृश्य प्रस्तुतियों की प्रकृति या प्रवृत्ति के प्रमाण में सहायता मिल सके जिसके संबंध में जब्ती की घोषणा की गई थी। सरल शब्दों में, जब किसी अखबार की जब्ती को चुनौती देने वाले आवेदन की सुनवाई होगी, तो उस अखबार की कोई भी कॉपी सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। इससे यह साबित करने में मदद मिलेगी कि अखबार में लिखे शब्दों, चिन्हों या तस्वीरों की प्रकृति या उनका क्या असर, टेंडेंसी था जिसके कारण उसे जब्त किया गया था। जब्ती को रद्द करना, सेटिंग असाइड फॉरफिचर। शेर 4, उच्च न्यायालय यदि वह इस बात से संतुष्ट नहीं होता है कि समाचार पत्र के अंक या पुस्तक या अन्य दस्तावेज जिसके संबंध में आवेदन किया गया है में धारा 98 की उपधारा 1 में संदर्भित कोई ऐसी सामग्री थी, तो जब्ती की घोषणा को रद्द कर देगा। सरल शब्दों में, अगर उच्च न्यायालय को यह नहीं लगता कि जब्त किए गए अखबार, किताब या दस्तावेज में वह आपत्तिजनक सामग्री थी जिसका जिक्र धारा 78 की उपधारा 1 में है, तो अदालत जब्ती की घोषणा को रद्द कर देगी। न्यायाधीशों के मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग जजेस। 5. जहां विशेष पीठ बनाने वाले न्यायाधीशों के बीच राय का अंतर होता है, तो निर्णय उन न्यायाधीशों के बहुमत की राय के अनुसार होगा। सरल शब्दों में, अगर विशेष पीठ के जजों के बीच
किसी बात पर राय अलग अलग होती है तो वही फैसला माना जाएगा जो ज्यादातर जजों का होगा, बहुमत का फैसला। संक्षेप में, धारा 99 संवैधानिक स्वतंत्रता, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बचाव प्रदान करती है, जबकि राज्य को आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करने की शक्ति भी देती है। यह उच्च न्यायालय को जब्ती आदेशों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार देती है, जिसके लिए एक विशेष पीठ की आवश्यकता होती है, और यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी जब्ती की वैधता पर निष्पक्ष और विस्तृत तरीके से विचार किया जाए। धारा 100 गलत तरीके से परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी। यह धारा जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को खोजने के लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति देती है जिसे गलत तरीके से कैद किया गया है, और ऐसी कैद एक अपराध के समान है। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध, कन्फाइंड है कि वह परिरोध एक अपराध, ऑफेंस के समान है, तो वह एक तलाशी वारंट, सर्च वारंट जारी कर सकता है, और जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट निर्देशित है वह इस प्रकार परिरुद्ध व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी उसके अनुसार की जाएगी, और वह व्यक्ति यदि पाया जाता है तो उसे तुरंत एक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित आदेश देगा। सरल शब्दों में, अगर जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसी हालत में कहीं बंद है कि उसका इस तरह से बंद होना एक अपराध है, जैसे अपहरण, बंधक बनाना या अवैध हिरासत, तो वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए एक तलाशी वारंट जारी कर सकता है। जिस व्यक्ति को यह वारंट दिया जाता है, आमतौर पर पुलिस अधिकारी, वह बंद किए गए व्यक्ति की तलाश कर सकता है। यह तलाशी वारंट में बताए गए तरीके से की जाएगी। और अगर वह व्यक्ति मिल जाता है तो उसे तुरंत एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट फिर मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जो भी उचित लगे वह आदेश देगा, जैसे उसे रिहा करना, सुरक्षा प्रदान करना या आगे की जांच का आदेश देना। संक्षेप में, धारा 100 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो न्यायिक अधिकारियों को यह शक्ति देती है कि वे उन व्यक्तियों को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें जिन्हें अवैध रूप से या आपराधिक तरीके से परिरुद्ध किया गया है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्यायिक हस्तक्षेप हो।